कि स्टूडेंट आज हम आपको हिंदी का 100% फिक्स टॉपिक पढ़ाएंगे और जो कहते हैं कि तुझसे नहीं होगा उनको भी हिंदी में 100 में 95 प्लस लाकर दिखाएंगे। तो स्टूडेंट अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको भी 2027 में बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो आज का ये वीडियो बस शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज मैं आपको हिंदी का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ना भैया जो 100% फिक्स होता है। मतलब ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। आप हिंदी के किसी भी टीचर से जाकर पूछ लेना कि सर ये टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये 100% फिक्स वाले टॉपिक हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी व्याकरण में जो रस, छंद और अलंकार पूछे जाते हैं ना, उनको मैं इस वीडियो में ट्रिक के साथ पढ़ाने वाला हूं। और ये पूरा वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया, आज ही आपका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में जो रस होता है वो 2 नंबर का आता है, खाने वाला रस नहीं, जैसे हास्य रस, करुण रस, वीर रस, ये सब। ठीक है, जो छंद होता है वो भी 2 नंबर का आता है। इसमें भी जितने भी छंद हैं वो सब हम पढ़ेंगे, और जो अलंकार होता है वो भी 2 नंबर का आता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। और साथ साथ मैं आपको ऐसा ट्रिक भी बताऊंगा ना कि आप कैसे इनकी परिभाषा को याद करेंगे और कैसे जाकर कॉपी में लिखेंगे, ताकि कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर आपको पूरे का पूरा नंबर दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस को। जितने भी रस हैं पहले उसको पढ़ेंगे, फिर जितने भी छंद है उसको पढ़ेंगे, फिर जितने भी अलंकार है उसको पढ़ेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और 100% फिक्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको हिंदी के और भी 100% फिक्स टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना, तो कमेंट करके आप लोग हमें बता देना। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम रस पढ़ेंगे, और साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि मान लो आपको परिभाषा लिखना नहीं आता, कैसे आप विथ ट्रिक परिभाषा लिखकर आओगे और उसका उदाहरण लिखकर आओगे, वो भी मैं बताऊंगा। और प्रीवियस ईयर पेपर में आप जाकर देख लेना, जो हिंदी के पेपर हो चुके हैं ना, जाकर देखना, ये सब बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं करता। आज 6 नंबर आपका कंप्लीट है। देखो भैया, रस का जो ट्रिक है ना, देखो ट्रिक जो होता है रस में वो होता है अस्थाई भाव। जैसे कोई भी रस है, चाहे वो हास्य रस हो, करुण रस हो या वीर रस हो, उसका अस्थाई भाव होता है। मतलब हमारे रस का जो मेन ट्रिक है ना, वो उसका अस्थाई भाव है। इसी के अस्थाई भाव से हम परिभाषा लिखना सीखेंगे। जैसे देखो ध्यान से, हास्य रस का अस्थाई भाव होता है बच्चों हास। ठीक है, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। ये आपको याद रखना है। हास्य रस अस्थाई भाव होगा हास, इससे रिलेटेड है। ठीक है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। करुण का मतलब क्या होता है? दुख, करुणा। ठीक है, तो इसका अस्थाई भाव होता है शोक। और अगर यहीं पे हम वीर रस का अस्थाई भाव पता करें, वीर रस का, ठीक है, वीर रस का अस्थाई भाव, ये भी जान लो भाई, अस्थाई भाव। ठीक है, तो वीर रस का अस्थाई भाव जो होता है बच्चों, वो होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, तो अस्थाई भाव भैया आप लोग याद रखना। इसी के ट्रिक से ना हम परिभाषा को लिखना सीखेंगे। तो आप लोग पहले याद रख लो, हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। यही मेन ट्रिक है। अभी देखो मैं कितनी आसानी से इसकी परिभाषा आपको बताता हूं लिखना। ठीक है, तो चलो एक एक रस को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम हास्य रस को पढ़ेंगे भाई। आपके बोर्ड एग्जाम में ये लगातार पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करना। तो हास्य रस की अब परिभाषा लिखते हैं। बहुत ध्यान से समझना इसकी परिभाषा। सबसे पहली लाइन में आप वही लिख दो जो इसका स्थायी भाव है। आप पहली लाइन में लिखो, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। देखो आपने क्या लिखा है, इसका स्थायी भाव ही तो लिखा है। ठीक है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। पहली लाइन में आपने ये लिख दिया।
ट्रिक समझो। अब आपको क्या लिखना है, जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब हास्य रस वो कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसी ट्रिक से आप करुण रस का भी परिभाषा जान सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक अस्थाई भाव, यहां पे हास के जगह पर शोक कर दो, जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस कहलाता है। ऐसे वीर रस का लिख दो। ये ट्रिक देखो कितने काम का है। अगर आपको अस्थाई भाव पता है बहुत आसानी से परिभाषा लिख दोगे। ठीक है, अगर वीर रस होगा तो वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस कहलाता है। भाई ऐसे लिख दोगे पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। बाकी उदाहरण आपको याद करना होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमारी किताब में परिभाषा दूसरी तरह से दिया गया है। भैया वो याद है तो वो भी लिख सकते हो, नहीं याद है तो ये ट्रिक अपनाना। ठीक है, अब हास्य रस का उदाहरण देख लो भैया। उदाहरण क्या होगा देखो ध्यान से। जैसे नाना वाहन नाना वेशा बिहसे स्यु समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहुपद बाहू। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लेना भाई। नहीं याद हो रहा है ना तो गूगल पे जाओ और उदाहरण आप सर्च करो कि हास्य रस का उदाहरण बताओ, तो और भी उदाहरण आ जाएगा आसान आसान। ठीक है, जो भी आपको याद हो वो लिख सकते हो। बाकी जो मैंने लिखाया है इसको सेम भी लिख सकते हो। तो आपको परिभाषा लिखने का ट्रिक पता चल गया कि नहीं। देखो उदाहरण तो भाई आपको याद करना होगा, ये मैं पहले बोल दे रहा हूं, मैं परिभाषा का ट्रिक बता रहा हूं। देखो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। जैसे उदाहरण है नाना वाहन नाना वेशा बिहसे स्यु समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहुपद बाहू। यहां पे जो हमारे भोले शंकर जी हैं ना, उनकी शादी हो रही है और वो अपनी शादी में वही वस्त्र पहनकर गए हैं जो वो पहनकर अक्सर बैठते हैं। ठीक है, अब लोग उनको देखकर हंस रहे हैं, भाई ये कैसा दूल्हा है, इसको अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आना था, ये तो पूरा नाग वाग ऐसे लटकाए गले में आ गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा हास्य यहां पे उत्पन्न हुआ है। तो ये हास्य रस का परिभाषा और उदाहरण है। याद रखो 1 नंबर परिभाषा का और 1 नंबर उदाहरण का आपको दिया जाता है, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हास्य रस समझ में आ गया। चलो अब आते हैं करुण रस पे। अब करुण रस जो है ना, इसका भी वही ट्रिक है जो मैंने अभी बताया था। बहुत आसान है भाई, हमारे शब्दों पर आप ध्यान दो, बिल्कुल हलवा हो जाएगा। ठीक है, उठाओ चिम्मच खा लो आराम से। देखो करुण रस की परिभाषा क्या होगी, परिभाषा तो वही होगी जो मैंने ट्रिक बताया था। पहले अस्थाई भाव लिखो, करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। ठीक है, अब क्या करो भाई, देखो ध्यान से। जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। देखो वही डेफिनेशन, वही ट्रिक, बस हमने हास के जगह पर शोक कर दिया है क्योंकि करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। ठीक है, तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस कहलाता है। कितना आसान हो गया, आप खुद ही सोच लो। उदाहरण लिख दो भाई करुण रस का, थोड़ा दुख से रिलेटेड। देखो उदाहरण, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हां उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। ये उदाहरण आप लोग लिख देना। अगर कोई दूसरा याद है भाई उसको भी लिख सकते हो, कई उदाहरण होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊं, बाकी आपके ऊपर है कि कितना अच्छे से आप समझ रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो। तो ये करुण रस हो गया। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। अब बीड़ रस भैया, परिभाषा सेम है। देखो आपके बुक में अगर डिफरेंट दिया गया तो उसको लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको करना तो एक ही रस होगा ना। देखो वीर रस का कैसे लिखोगे, देखो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, उत्साह। ठीक है, देखो जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। देखो हमें अस्थाई भाव का बस नाम चेंज करना है, जो जिसका अस्थाई भाव होगा उसको यहां पे लिख देंगे, बाकी परिभाषा एकदम टनाटन है। ठीक है, समझ में आ गया। उदाहरण देखो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब यहां पे लड़ाई झगड़े की बात आ गई भाई, झांसी की रानी जी की बात आ गई, तो भैया यहां पे वीर रस है। ये उदाहरण सबसे आसान है। तो आपका 2 नंबर रस का कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने हास्य रस,
करुण रस और वीर रस को पढ़ लिया भाई, 2 नंबर आपका फिक्स है। तो हमने आपको रस बता दिया, विथ ट्रिक आपको समझा दिया। अब चलते हैं बच्चों छंद पे, ठीक है। छंद में देखते हैं सबसे पहले हम लोग। अब देखिए स्टूडेंट, छंद में सबसे पहले मैंने लिया है ना बच्चों चौपाई को, और ये भी बहुत आसान है, समझ लीजिए ट्रिक ही है। चौपाई पढ़ेंगे, फिर दोहा पढ़ेंगे और फिर सोल्ठा पढ़ेंगे। 3 छंद हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 2 नंबर आपको देकर जाएंगे। चौपाई, दोहा, सोल्ठा तीनों पढ़ लेना भाई, 2 नंबर फिक्स है। देखो चौपाई, चौपाई का मतलब 4 पैर, मतलब 4 चरण। तो लिखो चौपाई सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब जिसमें समान मात्राएं हो, सममात्रिक, हर चरण में समान मात्राएं। इसमें 4 चरण होते हैं। अब चौपाई नाम है भैया, तो चरण तो 4 होंगे ही, तो इसमें 4 चरण होते हैं। ये ट्रिक समझना, चौपाई मतलब 4 पैर वाला, 4 चरण वाला, ठीक है। इसमें और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होंगी। मतलब चौपाई की परिभाषा देखो, चौपाई सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब सभी चरण में समान मात्राएं होंगी, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह होता है भैया चौपाई, ठीक है। तो परिभाषा बहुत आसान है, ठीक है। अब उदाहरण देखो, जैसे उदाहरण हमारा है, ध्यान से समझो। इसमें मात्राएं गिनकर भी बताना होगा भैया कि हर चरण में 16 मात्राएं हैं कि नहीं। देखो, बंदव गुरपद पदुम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा, अम्मीय मूरमय चूरन चारू, शमन सकल भव रुज परिवारू। भाई उदाहरण बहुत प्यारा है, याद कर लेना फटाफट। अब देखो ध्यान से, अगर एक मात्रा किसी पर होगा तो उसको ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे, सिंगल, ठीक है। अगर 2 मात्रा होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, डबल, एस की तरह, ठीक है। मतलब एक मात्रा होगा तो सिंगल, मैं ऊपर आपको बता देता हूं लिखकर ताकि दिक्कत ना हो। एक मात्रा को ऐसे लिखेंगे, 2 मात्रा को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब मात्राएं गिनना सीखेंगे। देखो, बंदो गुरपद पदुम परागा, ये पहला चरण हो गया। सुरुच सुवास सरस अनुरागा दूसरा चरण हो गया। अमेय मूरमय चूरन चारू तीसरा चरण हो गया। और समन सकल भवरुज परिवारू ये चौथा चरण हो गया, ठीक है। अब मात्राएं गिनना सीखो, ध्यान से समझो भैया। बा के ऊपर बिंदी है, तो बा के ऊपर बिंदी है तो ये 2 मात्रा यहां पे लिया जाएगा। दा भैया अकेले हैं, दा पे कोई मात्रा नहीं है तो ये 3, छोटाऊ है तो 1 4, गा पर छोटाऊ का मात्रा है तो 1 5, ठीक है। रा पर भी छोटाऊ मात्रा है तो ये 6 और 1 7 1 8। जो जो सिंगल है उनको 1 1 मात्रा लिखेंगे। पा अकेला है 1, दा पर छोटाऊ मात्रा 1 और 1, इसका भी पा अकेला 1। रा पर बड़ा का मात्रा है तो 2 होगा और गा पर बड़ा मात्रा है 2 होगा। तो गिनो, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 1 12 2 14 2 16 हो गया। पहले चरण में 16। दूसरे में देखो, सा पर छोटाऊ का मात्रा है तो 1, रा पर छोटाऊ का मात्रा 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 1 12 2 14 2 16, ठीक है। तो इसमें भी 16 हो गया। अगर छोटी का मात्रा है तो वो सब हम एक ही लेते हैं, ठीक है। फिर आ अकेला है 1, मां पर छोटी का मात्रा है तो 1 2 1 3, मां पर बड़ाऊ का मात्रा है तो 2, तो 1 1 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8। और रा पर चा पर बड़ाऊ का मात्रा है तो 2 10 11 1 12 2 14। रा पर बड़ाऊ का मात्रा है तो 2 16, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, चलो अब लास्ट वाला देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। तो इसमें भी 16 मात्राएं, मतलब हमारे चारों चरण में 16 मात्राएं हो गई। मैंने गिनकर भी बता दिया, पहले स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, ठीक है, ले लिया। अब देखो ध्यान से, यहां पे आप देखोगे तो सारे चरण के लास्ट में 2 2 2 2 2 2 2 2 का जोड़ा है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, ये होगा चौपाई। मतलब चौपाई जो है सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होंगे। देखो 4 चरण हैं, ठीक है, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं भी हैं। तो ये हो जाएगा बच्चा पार्टी चौपाई। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मात्राएं ऐसे गिनना, ठीक है। चलो अगला देखो, दोहा क्या होता है भैया। दोहा आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है। देखो दोहा क्या होता है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सम मतलब क्या हुआ, 2 चरण में समान मात्रा होगी और 2 चरण में समान, ठीक है। तो अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी। मतलब पहले और तीसरे चरण में
13 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होंगी। ये होगा दोहा। और अभी जो हम सोरठा पढ़ेंगे ना, उसमें उल्टा होगा, पहले और तीसरे में 11 11, दूसरे चौथे में 13 13, बस इतना अंतर है। तो दोहा क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होगा। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होंगी। जैसे उदाहरण देखो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। ठीक है, अब मात्रा गिनना सीखो। इसमें मां पर एक मात्रा है तो 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13, पहले चरण में 13, तीसरे में भी 13 होगा तो 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। तो पहले और तीसरे में 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 11। देखो 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। ठीक है, और इसमें भी 2 1 3 1 4 5 6 7 8 2 10 1 11, यानी कि पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे चौथे में 11 11। भाई ये दोहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो, ताकि मात्राएं गिनना आप सीख सको आसानी से। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया भाई। बाकी पीडीएफ चाहिए या आपको हमारे क्रैश कोर्स से ज्वाइन होना है भैया, तो आप लोग फटाफट मैसेज कर देना, मैं नंबर दे देता हूं ऊपर। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लो फटाफट। देखो 9918 अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है भाई, तो इस नंबर पर आप मुझे कॉल या मैसेज डायरेक्ट कर देना। कॉल, हम आपसे बात करेंगे भाई। चलो अगला देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब चलते हैं सोरठा पे। सोरठा दोहा का उल्टा होता है, देखो ध्यान से, पढ़ो ध्यान से। सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, मतलब इसमें भी 4 चरण होंगे। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं। देखो आपके दोहा में पहले और तीसरे में 13 13 था, इसमें पहले और तीसरे में 11 11 तथा दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब देखो समझ में आया? मतलब सोरठा जो है ये भी अर्ध सम्मात्रिक छंद होगा। इसमें भी 4 चरण होंगे, पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होंगी। ये सोरठा होगा। जैसे उदाहरण देखो बच्चा पार्टी, राम स्वरूप तुम्हार, बयन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कहे। भाई ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल भी याद कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो आसान है। जब मैं बोर्ड एग्जाम देने जा रहा था ना इंटरमीडिएट का, तो मैंने यही वाला उदाहरण याद किया था, और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। तो चलो भाई ध्यान से समझ लो। रा पर बड़ा का मात्रा है तो 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 हो गया। इस पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11, तो पहले तीसरे में 11 11, दूसरे चौथे में देखो 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13 हो गया। इसमें देखो 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 9 10 11 12 13, तो पहले और तीसरे में 11 11, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं हो गई। तो ये हो जाएगा बच्चों सोरठा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो समझ में आया? सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होंगे। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होंगी। फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम बढ़ेंगे। अब चलेंगे अलंकार देखने। रस का 2 नंबर कंप्लीट, छंद का 2 नंबर कंप्लीट। अब अलंकार में भी 2 नंबर आपका कंप्लीट करवा देते हैं। चलिए भैया अलंकार को देखते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, अलंकार में जो है भैया ना 3 4 अलंकार हम पढ़ेंगे। जैसे अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया और उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, ये चारों अलंकार बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो कैसे मिस कर दें भाई। अनुप्रास अलंकार पहले देखो, बहुत आसान है, आप छोटे छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। देखो ध्यान से, वो अलंकार जिसमें समान वर्णों की, यहां पे वर्ण कर देना, समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। मतलब ऐसा अलंकार जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, समान वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब यहां पे चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। देखो चारु, चंद्र, चंचल, कई बार चा वर्ण आया है, तो यहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। तो जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी, एक ही वर्ण बार बार आएगा, वहां अनुप्रास अलंकार होगा। थोड़ा स्पष्टीकरण ऐसे लिख देना कि क्यों यहां पे अनुप्रास अलंकार है, स्पष्ट कर देना। स्पष्टीकरण का मतलब स्पष्ट कर दो। देखो
इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार चा वर्ण कर देना, चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार होगा। मैंने स्पष्ट कर दिया, ठीक है। तो समझ में आया अनुप्रास अलंकार, वो अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहां पे किरणें कर देना, किरणों नहीं, यहां पे इसको हटा देना, ठीक है। तो उदाहरण स्पष्टीकरण मैंने कर दिया, इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला यमक अलंकार की बात करते हैं। यमक का अर्थ है, देखो इसकी परिभाषा, यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। मतलब यमक का मतलब होता है, यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा, युग्म का मतलब पेयर, ठीक है। देखो वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। मतलब ऐसा अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए, मतलब सेम शब्द और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। जिससे उदाहरण देखो, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। अब देखो यहां पे घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। मतलब शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। स्पष्टीकरण लिख दो, ऐसे स्पष्ट कर दो क्यों। देखो इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले घटा का मतलब बादल है, काली घटा का घमंड घटा, तो पहले घटा का मतलब होगा बादल, दूसरे घटा का मतलब होगा घट गया या कम हो गया, ठीक है। तो यहां पे एक ही वर्ण की, मतलब यहां पे एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न है, तो यहां पे अलंकार यमक अलंकार होगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। चलो अब रूपक अलंकार में आ जाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी परिभाषा है। देखो रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। कितनी आसान परिभाषा है भाई, जहां उपमेय का उपमान, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार है। अब आप कहेंगे सर जी यहां पे उपमेय क्या है, उपमान क्या है। देखो उपमेय है आपका, उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है, ठीक है। तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे तुलना की जाए वो उपमान। जैसे उदाहरण देखो, चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब श्री कृष्ण जी के चरण जो है कमल के समान हैं, तो यहां पे स्पष्टीकरण कर दो, मतलब श्री कृष्ण जी के चरण कमल के समान है। तो किसकी तुलना किससे की जा रही है, तो जिसकी तुलना की जाएगी, चरण की तुलना की जाएगी, तो यह उपमेय होगा चरण, ठीक है। कमल से की जा रही है, जिससे तुलना की जाए कमल से, तो ये उपमान होगा, ठीक है। बस ऐसे लिख दो भाई, तो ये रूपक अलंकार होगा। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं उपमा अलंकार पे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लो। देखो जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। मतलब जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखो, हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरि जी के पैर कमल के समान कोमल हैं। तो स्पष्टीकरण लिख दो, यहां पे उपमेय क्या होगा, क्या कमल के समान कोमल है, हरि जी के पैर, तो हरिपद जो है उपमेय होगा। जिसकी तुलना की जाए, कृष्ण जी के पैर की तुलना की जाए तो हरिपद उपमेय। उपमान क्या होगा, कमल, जिससे तुलना की जाए उपमान होगा, कमल से की जा रही है। साधारण धर्म क्या होगा, कोमल, मतलब विशेषता क्या है भाई, कोमल है, ठीक है। और वाचक शब्द होगा से का मतलब कमल सा है, ठीक है। तो ये आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। और बस यहीं पे हमारा जो है बच्चों ना, रस छंद अलंकार का जो प्रोसेस है वो फाइनली फिनिश होता है। मतलब मैंने आपको रस जितने भी इंपॉर्टेंट थे, छंद जितने भी इंपॉर्टेंट थे, अलंकार जितने इंपॉर्टेंट थे, सब मैंने इस वीडियो में बता दिया। मतलब 6 नंबर आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया। आज का ये इंपॉर्टेंट क्लास कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो फटाफट इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी हम चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।